जीतने का मतलब सिर्फ ज्यादा स्कोर बनाना नहीं है। ये एक शानदार पेंटिंग या गाने का मालिक होना भी नहीं है। जीत एक लंबा प्रोसेस होता है। आप अपनी टीममेट्स के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, जीत उसमें छुपा हुआ है। और आप किस तरह रोज अपना बेस्ट देते हैं, जीत उस पर भी डिपेंड करता है। बेस्ट बनने के लिए आप 7 सीज को फॉलो कर सकते हैं। ऐसा करने पर आप टॉप पर पहुंच सकते हैं। ये 7 सीज हैं: कल्चर, कंटेजियस, कंसिस्टेंट, कम्युनिकेट, कनेक्ट, कमिटमेंट और केयर। इन सभी वर्ड्स को आप पहले से ही जानते हैं, मगर ये आपके लिए जीत हासिल करने का जरिया कैसे बन सकते हैं, ये समरी आपको यही बताएगी और जीतना सिखाएगी। कल्चर। 2008 में ऑथर माइकल स्मिथ अटलांटा फैल्कन्स फुटबॉल टीम के मेन कोच बने। आमतौर पर जब भी टीम बुरा परफॉर्मेंस देती तो नए कोच को लाया जाता था। माइक ने टीम के स्टैटिस्टिक्स को रिव्यू किया। जब से टीम बनी थी, अटलांटा फैल्कन्स कभी भी एक के बाद एक जीत हासिल नहीं कर पाए थे। इसलिए सभी पुराने कोच ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाते थे। उन दिनों क्वार्टरबैक को भी फेडरल जेल जाना पड़ा था। उस दौरान अटलांटा फैल्कन्स को कोई भी गेम जीतने का मौका नहीं मिला था। ऐसा लगने लगा था जैसे उनके लिए कोई भी उम्मीद नहीं बची थी। लेकिन इस बुक के दोनों ऑथर माइक और जॉन ने ठान ली थी कि वे फैल्कन्स को जरूर जिताएंगे। लेकिन दोनों को ये मालूम था कि उन्हें सबसे पहले फैल्कन्स के कल्चर पर काम करना होगा। किसी भी ग्रुप के कल्चर में शेयर्ड पर्पस, एटीट्यूड, गोल और बिहेवियर होना चाहिए। हर कोई जो टीम से जुड़ा था, उन्हें इसमें इन्वॉल्व होने की ज़रूरत थी। अटलांटा फैल्कन्स में सिर्फ प्लेयर्स नहीं थे। माइक ने टीम ओनर, एग्जीक्यूटिव्स और जनरल मैनेजर को भी साथ मिलाया। माइक और जॉन ने उनसे ये डिस्कस किया कि वे क्या-क्या चेंज करने वाले हैं और क्यों। माइक और जॉन ने टाइम लगाकर हर प्लेयर के एटीट्यूड और कैरेक्टर को समझने के लिए उन्हें इवैल्यूएट किया। इन प्लेयर्स को गेम में अच्छा बनाने के लिए सिर्फ उनके फुटबॉल स्किल्स जिम्मेदार नहीं थे। माइक और जॉन को देखना था कि हर प्लेयर का एक दूसरे पर और पूरे टीम पर क्या असर पड़ता है। वे अक्सर मीटिंग करते थे। माइक और जॉन हमेशा सभी को उनके प्रोग्रेस के बारे में अपडेट देते रहते थे। वे एग्जीक्यूटिव्स, प्लेयर्स और मेंटेनेंस क्रू के साथ बात करते थे। इन लोगों के लिए भी फैल्कन्स के कोर वैल्यू और फिलॉसफी को जानना जरूरी था। इन्हें ये पता होना चाहिए था कि टीम की जीत में इनका भी जरूरी रोल है। जीतने का मतलब सिर्फ अच्छे या ज्यादा स्कोर करना नहीं है। टीम का भरोसा और एटीट्यूड भी जीत में अहम रोल निभाते हैं। इससे हर एक को अपना बेस्ट देने के लिए इनकरेजमेंट मिलता है। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के लैक्रोस टीम को अपने कल्चर की वजह से ही जीत हासिल हुई थी। इस बात को कोच जेफ ने माना था। कोच जेफ ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि कौन-कौन लैक्रोस के कल्चर में ठीक बैठ सकता है। इस तरह ये टीम काफ़ी फेमस और सक्सेसफुल बन गई थी। इस टीम में सेल्फलेसनेस यानी निस्वार्थ भावना और टीम वर्क जैसी क्वालिटीज़ थीं। इस टीम के सभी लोगों ने खुद में हमेशा इम्प्रूवमेंट करने की ठान रखी थी। जो लोग हार्डवर्किंग और आगे बढ़ने की चाह रखते थे, सिर्फ उन्हें ही इस टीम में जगह दी गई थी। सक्सेस को पाने के लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि आखिर आप कहाँ खड़े हैं। ये बात सिर्फ कोच पर नहीं बल्कि टीम पर भी लागू होती है। माइक और फैल्कन्स ने अपने कल्चर के मुताबिक 7 जिम्मेदारियां बनाई। पहला, सभी को मस्ती करना चाहिए लेकिन साथ में हार्डवर्क भी। दूसरा, उन्हें ऑर्गेनाइजेशन में सभी को सम्मान देना होगा। तीसरा, किसी को भी सेल्फिश या मतलबी बनने की इजाज़त नहीं थी। चौथा, फैल्कन्स टीम के सभी मेंबर को अपना अपना काम करना होगा, लेकिन उन्हें किसी भी तरह के चेंज या बदलाव के लिए तैयार रहना होगा, खास तौर से प्लेयर्स को। पांचवा, चाहे जीत हो या हार, हमेशा एक जैसे ही बने रहना होगा। छठा, हर किसी का मकसद टीम को और भी पावरफुल बनाने का होना चाहिए। सातवां, बातों और बॉडी लैंग्वेज से पॉजिटिव एटीट्यूड रखना होगा। कंटेजियस। सिर्फ फ्लू ही एक शख्स से दूसरे तक नहीं फैलता, आपके इमोशंस भी इसी तरह फैलते हैं। अगर आप एक हैप्पी एटीट्यूड से ऑफिस के अंदर जाते हैं तो आपको देखकर सभी कोवर्कर्स के चेहरे पर मुस्कान आ सकती है। वहीं अगर आप बुरे एटीट्यूड से दूसरे शख्स के साथ बर्ताव करते हैं तो सभी का मुंह बन जाता है। किसी भी टीम के आसपास अगर पॉजिटिव एनर्जी हो तो वहाँ का कल्चर बहुत ही बेहतरीन बन जाता है। माइक और जॉन ने यही बात फैल्कन्स को समझाने में जोर लगाया। हर रोज़ हर एक को खुद से सवाल पूछना चाहिए, मैं लॉकर रूम में क्या ले जा सकता हूँ? क्या मैं सभी के साथ पॉजिटिविटी बांट सकता हूँ? या क्या मैं सभी की एनर्जी को नीचे लाने की वजह बन रहा हूँ? ये कुछ सवाल हैं जो एक टीम मेंबर खुद से पूछ सकता है।
बड़े बड़े लीडर और टीम ये जानते हैं कि उनका दूसरे लोगों पर क्या असर पड़ता है, इसलिए वे कोशिश करते हैं कि वे माहौल को बढ़िया बना सकें। आखिर आप पॉजिटिविटी को कैसे कंटेजियस बना सकते हैं? आप अपनी सॉलिड पॉजिटिव मिशन और विजन से लोगों में एनर्जी भर सकते हैं। विजन और मिशन ही लोगों के लिए गाइड का काम करते हैं। ये सिंपल लेकिन दमदार होने चाहिए। कैम्पबेल सूप कंपनी का एग्जाम्पल लेते हैं। इसके पुराने सीईओ डग कॉनेंट ने अपने विजन और मिशन को अपनी कंपनी के सभी लोगों के साथ शेयर करने का गोल बना लिया था। उनका विजन और मिशन था इस कंपनी को दुनिया का सबसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी फूड कंपनी बनाना। कॉनेंट को यकीन था कि इससे सभी को सही डायरेक्शन में काम करने के लिए मोटिवेशन मिलेगी। किसी भी टीम का विजन और मिशन उसके यकीन को और भी पक्का कर देते हैं। मेंबर्स को लगने लगता है कि वे जीत सकते हैं। उन्हें लगता है कि वे किसी भी चैलेंज को पार कर सकते हैं। उन्हें खुद पर भरोसा हो जाता है। कुछ लोगों को लगता है कि हंसमुख होना बेकार की बातें हैं, लेकिन ड्यूक यूनिवर्सिटी के मंजू पुरी और डेविड रॉबिन्सन के स्टडी को जानकर आपकी सोच बदल सकती है। उन्हें ये पता चला कि पॉजिटिव और हंसमुख लोग ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं और ज़्यादा कमा पाते हैं। वे अपने सारे सपनों को पूरा कर पाते हैं। सिर्फ यही नहीं, उनकी उम्र भी लंबी होती है। खुश रहने वाले लोग अपनी लाइफ के हर पहलू में कामयाब होने का ज़्यादा चांस रखते हैं। किसी भी गेम या कंपटीशन से पहले किसी भी तरह के पेप टॉक यानी एनकरेज करने वाली बातों से अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इससे टीम को अपना बेस्ट देने के लिए इंस्पिरेशन मिलती है। उनके कोच, फैमिली और दोस्तों को उन पर यकीन होता है। इससे उन्हें जीत हासिल करने के गोल तक पहुंचने में आसानी रहती है। कंसिस्टेंट। मान लीजिए किसी एक कोच ने एक बेहतरीन कल्चर और पॉजिटिव एटीट्यूड की शुरुआत की। इससे टीम को अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने की मोटिवेशन मिली। फिर कोच ने स्ट्रैटेजी बदल दी। अब कोच स्ट्रिक्ट, क्रूअल और डिस्करेजिंग बन गया। इससे टीम का धीरे धीरे कोच पर से यकीन उठने लग जाएगा। इसलिए कंसिस्टेंसी एक ऐसा फैक्टर है जिसे किसी भी लीडर और कोच को हमेशा अपने ध्यान में रखना चाहिए। चाहे जीत हो या हार, आपको हमेशा खुद के साथ ईमानदार होना चाहिए। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो आपको अपने कैरेक्टर की सच्चाई को दिखाना चाहिए। आपको एक लीडर या कोच के प्रिंसिपल और फिलॉसफी पर हमेशा टिके रहना चाहिए। जो गिब्स वॉशिंगटन रेडस्किन्स नाम के फुटबॉल टीम के हेड कोच थे। किसी एक सीजन में रेडस्किन्स सही खेल नहीं दिखा रहे थे। वे अपनी 5वीं हार की तरफ बढ़ रहे थे। टीम बुरे से बुरे रिजल्ट के लिए तैयार थी। ऐसे में क्या जो को ब्रेक के दौरान सभी प्लेयर पर चीखना चिल्लाना चाहिए था? क्या जो को उनका अपमान करना चाहिए था? जो ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसके बजाय जो ने कहा, लड़कों, हम जीत के करीब हैं। ये बात किसी बाहर वाले के लिए कोई मायने नहीं रखती थी, लेकिन टीम के लिए यही सब कुछ था। जो ने पूरे सीजन टीम को सपोर्ट और एनकरेज किया। जिस तरह से जो ने टीम को हैंडल किया था वो बड़ा ही कंसिस्टेंट था। बुरे वक्त में भी जो पॉजिटिव बने रहे। कंसिस्टेंट बने रहना बहुत मुश्किल होता है। स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन और डिस्ट्रैक्शन की वजह से आप अलग तरह से बर्ताव कर सकते हैं, लेकिन हर हालात में आपको एक जैसे ही बने रहना चाहिए। शायद आप अभी गुस्से में थके हुए या नाउम्मीद हो सकते हैं। आपकी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, फिर भी आपको कंसिस्टेंट रहना चाहिए। ऐसे रहिए जैसे आप खुश या एनर्जेटिक होते हैं। कंसिस्टेंट होने का मतलब है किसी भी काम को बार बार रिपीट करना। अगर आप सुबह उठकर रोज जॉगिंग करने जाते हैं तो आप कंसिस्टेंट हैं। अगर आप टीम को मैसेज भेजकर हमेशा मोटिवेट करते हैं तो आप कंसिस्टेंट हैं। लेकिन कंसिस्टेंसी से कॉम्प्लिसेंसी या सैटिस्फैक्शन पैदा हो सकती है। कॉम्प्लिसेंट होने का मतलब है कि आप रिलैक्स हो जाते हैं। इससे आप में ये सोच पैदा हो सकती है कि आपकी कोशिश बेस्ट है और आप कामयाब होंगे। लेकिन सक्सेसफुल टीम ऐसा नहीं सोचते। आपकी पिछली जीत इसकी गारंटी नहीं दे सकती कि फ्यूचर में भी जीत आप ही की होगी। आपको लगातार हार्डवर्क और इम्प्रूवमेंट करते रहना होगा। कम्युनिकेट। इस बुक के ऑथर जॉन को डॉक रिवर्स के साथ डिनर करने का मौका मिला था। डॉक लॉस एंजलिस क्लिपर्स के हेड कोच थे। जॉन ने डॉक से पूछा कि उनके मुताबिक एक कोच बनने के लिए सबसे ज़रूरी क्या बात होनी चाहिए। डॉक ने जवाब दिया, कम्युनिकेशन। वो सिर्फ अपनी टीम के साथ बात करने को ज़रूरी नहीं बता रहे थे, बल्कि हर एक प्लेयर के साथ कम्युनिकेशन की ओर इशारा कर रहे थे। इससे डॉक को हर प्लेयर को जानने और समझने में आसानी हुई थी। उन्हें ये पता चला कि कौन से प्लेयर मेंटल हेल्थ से जूझ रहे थे। उन्हें ये मालूम था कि किस प्लेयर को ज़्यादा इनकरेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। इन सब बातों को जानना बहुत ही ज़रूरी था। डॉन इससे टीम को बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के लिए गाइडेंस दे पाए थे। कम्युनिकेशन से डोमिनो इफेक्ट पैदा होता है, यानी इससे एक तरह का चेन रिएक्शन पैदा होता है। इससे भरोसा पैदा होता है और भरोसे से कमिटमेंट। अगर आप किसी बात के लिए कमिटमेंट करते हैं तो आप बेहतरीन रिजल्ट की उम्मीद कर सकते हैं। और
ऑथर माइक यही फैल्कन्स टीम के साथ करना चाहते थे। जैसा कि हम जान चुके हैं कि माइक और जॉन फैल्कन्स को बेहतरीन टीम बनाने में जुट गए थे। माइक ने इसके लिए टीम के हर फुटबॉल प्लेयर से बात की। फुटबॉल टीम में कई प्लेयर्स होते हैं, इसलिए ये काम आसान नहीं था। सबसे एक-एक कर बात करना आसान नहीं था, लेकिन ऐसा करना बहुत ही ज़रूरी था। माइक ने सभी से एक तरह के ही सवाल पूछे। वो अपनी टीम के बारे में क्या सोचते हैं? क्या उन्हें लगता है कि टीम में वो बात है जिससे वे जीत सकते हैं? क्या आप टीम के लोगों के साथ टाइम बिताना पसंद करते हैं? जीत और हार के बाद टीम कैसे रिएक्ट करती है? इनके जवाब से माइक और जॉन को काफ़ी मदद मिली। फैल्कन्स टीम में कम्युनिकेशन की कमी एक बड़ी प्रॉब्लम थी, इसलिए इस बात की ज़रूरत को एग्जीक्यूटिव्स, प्लेयर्स और स्टाफ को समझाया गया। माइक और जॉन को मालूम था कि हर एक के साथ लगातार कम्युनिकेट करना एक चैलेंजिंग काम होगा। बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के पास टाइम की कमी होती है। माइक और जॉन ने सुझाया कि हर एक लीडर को इसे अपनी जिम्मेदारी बनानी चाहिए। आपको हमेशा ऐसा शख्स ज़रूर मिलेगा जो लोगों को लीड करता है। वो एक मैनेजर या सुपरवाइज़र हो सकता है। एक मैनेजर को अपने नीचे काम करने वालों के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए और उन्हें सुनने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। कम्युनिकेशन दोनों तरफ से होना चाहिए। इसका मतलब है कि दोनों पार्टी को बारी-बारी से सुनना और बोलना चाहिए। माइक और जॉन ने ओपन डोर पॉलिसी को अपनाने के लिए इनकरेज किया। इसका मतलब है किसी भी लीडर को दूसरों के आइडियाज़ और सुझावों को सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए, चाहे कोई भी स्टेटस हो। इससे लोग एक दूसरे से इंटरैक्ट करने के लिए इनकरेज होते हैं। कनेक्ट। अगर आप अपनी टीम के साथ कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो आप उनसे कनेक्शन नहीं बना पाएंगे। जिस टीम के लोगों के बीच स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होता है वो एक कमिटेड टीम होती है। लेकिन कुछ टीमों में कनेक्शन की कमी होती है। जब टीम मेंबर्स सिर्फ खुद पर फोकस करते हैं तो उनके आपस में कनेक्शन की कमी हो जाती है। ऐसे में वे सिर्फ अपने पर्सनल गोल्स को हासिल करने के लिए काम करते हैं। उनका मोटिवेशन होता है खुद के लिए अटेंशन और नाम कमाना। इसका मतलब है कि वे सेल्फिश या मतलबी बन जाते हैं। इस माइंडसेट से टीम जीत हासिल नहीं कर पाती। हर एक मेंबर को मैं के बजाय हम के बारे में सोचना चाहिए। इससे उनका आपस का बॉन्ड मजबूत होता है। आपकी कमिटमेंट अगर टीम को जिताने की है तो ये आपकी टीम को जीत की ओर ज़रूर ले जाएगी। अब 2000 साल का द रेवेंस का केस लीजिए। ऑथर माइक के मुताबिक ये टीम उस दौरान की सबसे कनेक्टेड फुटबॉल टीम थी। माइक को ऐसा क्यों लगा था? ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने इस टीम को स्ट्रेसफुल माहौल में बर्ताव करते हुए देखा था। एक गेम था जिसमें रेवेंस हार रहे थे। इस दौरान उनका हौसला पस्त हो गया था। हर प्लेयर के चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन और बेचैनी साफ नजर आ रही थी। फुटबॉल टीम के आधे प्लेयर्स ऑफेंस में और बाकी के आधे डिफेंस में खेलते हैं। इस तरह से बंटकर खेलने से गेम के दौरान टकराव पैदा होता है। प्लेयर्स एक दूसरे को दोष देने लगते हैं, लेकिन द रेवेंस टीम में ऐसा नहीं होता था। इनके हेड कोच ब्रायन बिलिक इस बात के लिए जिम्मेदार थे। बिलिक इस टीम के ऑफेंसिव और डिफेंसिव टीम के लीडर से साफ-साफ कम्युनिकेट करते थे। वो उनसे दोनों साइड की प्रॉब्लम के बारे में बात करते थे। फिर बिलिक और लीडर्स पूरी टीम के साथ इस बात को डिस्कस करते थे। इससे ऑफेंस और डिफेंस दोनों तरफ के प्लेयर्स ने एक दूसरों को दोष देना छोड़ दिया था। इसके बजाय वे अपने गेम पर फोकस करते थे। ऐसे माहौल में गेम के दौरान काफ़ी टेंशन होता है। अगर टीम के प्लेयर्स के बीच आपस में कनेक्शन ना हो तो सब लड़ना शुरू कर देंगे। लेकिन अब वे एक दूसरे की कमज़ोरी और ताकत के बारे में जानते थे, इसलिए अब लड़ाई करने के बजाय वे एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे। कमिटमेंट। एक टीम का कोच अगर कमिटेड हो तो ऐसी टीम बेहतरीन बन जाती है। आप में भी दूसरों से ज़्यादा कमिटमेंट होनी चाहिए। अपनी टीम को आगे बढ़ाने, डेवलप करने और कामयाब बनाने के लिए आप में कमिटमेंट होनी चाहिए। बेशक बाकी के टीम मेंबर्स में भी यही जज्बा होना चाहिए, लेकिन वे तभी ऐसा कर पाएंगे जब कोच ऐसा कर दिखाए। कमिटमेंट सिर्फ बात करके नहीं की जा सकती। बड़े बड़े कोच इसे हर रोज करके दिखाते हैं। जिस तरह एक कोच अपनी टीम के साथ बर्ताव करता है और उनसे इंटरैक्ट करता है, इन सब में कोच का कमिटमेंट दिख जाता है। अलग शब्दों में कहें तो एक कोच अपनी बातों और अपने एक्शन दोनों से ही टीम के लिए अपना कमिटमेंट दिखाते हैं। वैसे सिर्फ आपकी बातें और एक्शन ही आपके कमिटमेंट को नहीं दिखाते, आपकी फीलिंग्स में भी बहुत ताकत होती है। यही बात यूएसए बास्केटबॉल टीम के हेड कोच माइक क्रिजेव्स्की ने अपनाई थी। माइक ने टीम को अपने देश के लिए खेलने के लिए कमिटमेंट करने को कहा। इसके लिए वे टीम को 2014 में वेस्ट पॉइंट कब्रिस्तान लेकर गए। कोच माइक हर रोज कमिटमेंट के बारे में बात कर सकते थे, लेकिन ये इसे वाकई में फील या महसूस करने जैसा पावरफुल नहीं होता। इसलिए वे और उनकी टीम कब्रिस्तान गए।
टीम ने बहादुर सैनिकों के परिवारों से उनके किस्से सुने। वे बलिदान देने वाले सैनिकों के बच्चों से मिले। टीम के हर मेंबर ने वक्त लगाकर वीर सैनिकों की समाधियों के सामने उन्हें सम्मान दिया। इस कब्रिस्तान के ट्रिप ने टीम मेंबर्स को अंदर से झंझोड़ दिया था। उन्होंने बलिदान देने वाले उन सैनिकों के कमिटमेंट को महसूस किया। उन्होंने भी अपने देश के लिए खेलने के प्रति अपने डेडिकेशन या समर्पण की भावना को मजबूत किया। अपनी टीम के लिए काम कर आप अपना कमिटमेंट दिखा सकते हैं। जीसस ने अपने मानने वालों के पैर धोकर उनकी देखभाल की थी। मदर टेरेसा ने गरीबों को खाना खिलाकर उनकी देखभाल की। कई लीडर्स को लगता है कि उनके मेंबर्स को उनका ख्याल रखना चाहिए, लेकिन ये सोच गलत है। जो लीडर अपने मेंबर्स की देखभाल करते हैं, उनकी टीम आगे बढ़ती है। इससे लीडर भी आगे बढ़ पाता है। अगर कोई लीडर सिर्फ अपनी देखभाल करता है तो वो मतलबी होता है। अगर आप एक लीडर हैं तो आपको बहुत से फायदे मिलते हैं, जैसे आप अमीर और मशहूर बन जाते हैं। लेकिन सेल्फिश लीडर्स हमेशा फेल होते हैं। उनका फोकस रिजल्ट पर ज़्यादा होता है या पैसों पर। वे दूसरों की ज़िंदगी बदलने के बारे में नहीं सोचते, इसलिए उनके साथ काम करने वाले भी कभी उन्हें याद नहीं करते। एक लीडर या कोच के तौर पर आपको हर रोज़ खुद से सवाल पूछने चाहिए। आप अपनी टीम की देखभाल करने के लिए क्या कर रहे हैं? आप अपनी टीम मेंबर्स को बेहतर बनाने में क्या कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं? आप उन्हें कैसे दिखा सकते हैं कि आप उन्हें हेल्प करने के लिए कमिटेड हैं? केयर। ऑथर जॉन का मानना है कि केयर करने पर कोई भी टीम बेहतर बन सकती है। ये सिर्फ टीम्स के लिए नहीं, बल्कि बिजनेस के लिए भी अप्लाई होता है। अब स्टीव जॉब्स का एग्जाम्पल लीजिए। वॉल्टर आइजैक्सन ने स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी लिखी है। इसमें यंग स्टीव और उनके पिता की एक कहानी है। स्टीव के पिता ने स्टीव को एक बाउंड्री बनाने के लिए कहा था। उन्होंने स्टीव से इसे केयर के साथ बनाने के लिए कहा। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने बाउंड्री के पीछे के हिस्से को भी केयर के साथ बनाने के लिए कहा। स्टीव ये सुनकर कंफ्यूज हो गए थे। बाउंड्री के पीछे के हिस्से को कोई भी नहीं देखेगा। स्टीव ने अपने पिता से पूछा, पीछे के हिस्से की कौन परवाह करता है? उनके पिता ने जवाब दिया, तुम परवाह करोगे। स्टीव को ये सीख तब भी याद थी जब उन्होंने अपनी फेमस कंपनी एप्पल की शुरुआत की थी। कस्टमर्स ने ये देखा कि एप्पल के प्रोडक्ट्स को बड़े केयर और ध्यान से बनाया जाता है। एप्पल के प्रोडक्ट्स यूज़र फ्रेंडली भी होते हैं। यहाँ तक कि जॉन के बुजुर्ग पिता भी एप्पल का आईफोन यूज़ कर पाते थे। जब भी आप किसी बात की केयर करते हैं तो आप उस काम को और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से करते हैं। आप उसमें थोड़ी और कोशिश, एनर्जी और प्यार डाल देते हैं। अगर किसी टीम के सारे मेंबर्स टीम की केयर करेंगे तो वो टीम ज़रूर कामयाब होगी। अगर जॉन किसी ऐसी टीम को चुनते जो केयर करने में अव्वल हैं तो वो पिट्सबर्ग पायरेट्स थे। ये एक बेसबॉल टीम थी जिसमें सभी केयर करते थे। इस टीम की जीत की लिस्ट को देखकर माना जा सकता था कि इसके मेंबर्स टीम की केयर करते थे। आप उनके प्रॉफिट्स को भी देख सकते हैं, लेकिन कोई भी टीम कितना केयर करती है ये लोगों और जगहों में भी देखे जा सकते हैं। पायरेट्स को लोगों से मिलने वाले मैसेज में भी इस केयर को देखा जा सकता था। पायरेट्स के बिल्डिंग और लॉकर रूम में भी इस केयर की झलक मिलती थी। पायरेट्स के फैसिलिटी में पायरेट्स क्रीड पोस्ट किए गए थे। इसमें पायरेट्स के कैरेक्टर कैसे होने चाहिए, उनकी सोच और वैल्यूज़ के बारे में बताया गया था। टीम के मेंबर एक दूसरे से क्या उम्मीद रखते हैं, ये भी इसमें शामिल था। पायरेट सिर्फ नाम और जीत के बारे में परवाह नहीं करते थे, बल्कि वे अपनी टीम के कल्चर के बारे में भी केयर करते थे। वे टीम से जुड़े हर शख्स के बारे में केयर करते थे। वे एक दूसरे के ग्रोथ और टीम की ग्रोथ के बारे में केयर करते थे। आखिर आप एक केयरिंग कल्चर को कैसे बना सकते हैं? इसे आप बेबी स्टेप लेकर धीरे धीरे बना सकते हैं। एक कोच के तौर पर आप टीम के एक्शन पर अपना असर डाल सकते हैं। अगर आप ये दिखाएंगे कि आप केयर करते हैं तो वे भी केयर करना शुरू कर देंगे। आपको ये पक्का करना होगा कि आप टीम को ये दिखाएं कि वे आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। इसके लिए आप उन्हें गेम के दौरान कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं या किसी प्लेयर की प्रॉब्लम को सुन सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन सामने वाले के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है। इससे उन्हें लगेगा कि उनकी भी वैल्यू की जा रही है। कंक्लूजन। सबसे पहले आपने 7 C's के बारे में सीखा। इन 7 C's की वजह से कई टीम और ऑर्गेनाइजेशन कामयाब हुए हैं। ये 7 C's हैं: कल्चर, कंटेजियस, कंसिस्टेंट, कम्युनिकेट, कनेक्ट, कमिटमेंट और केयर। दूसरा, आपने सीखा कि किसी भी टीम में कल्चर को कैसे मजबूत किया जा सकता है। कल्चर किसी भी टीम की वो बातें होती हैं जिन पर सब यकीन करते हैं। ये उन्हें अपने गोल और पर्पस के बारे में याद दिलाते हैं।
कल्चर को मजबूत बनाने का सबसे अच्छा रास्ता है सभी को बार बार कल्चर की याद दिलाना, उन्हें ये याद दिलाना कि वे किस लिए मेहनत कर रहे हैं। तीसरा, आपने ये जाना कि पॉजिटिविटी एक से दूसरे तक फैलती है। आपका एटीट्यूड पूरी टीम पर अपना असर डालता है। आपके बर्ताव से आपकी टीम के लोगों में या तो एनर्जी आएगी या खत्म हो जाएगी। अपनी टीम मेंबर्स के सामने जाने से पहले आपको खुद से सवाल पूछने चाहिए। ये पूछिए कि आज आप क्या फैलाना चाहेंगे, पॉजिटिविटी या निराशा। चौथा, आपने सीखा कि कंसिस्टेंसी से कोई भी टीम बेहतरीन बन सकती है। चाहे हार हो या जीत, आपको हमेशा एक जैसे ही रहना चाहिए। आपकी पिछली जीत आपके फ्यूचर की जीत की गारंटी नहीं देती। हमेशा बेहतर बनने की कोशिश कीजिए। पांचवा, आपने असरदार तरीके से कम्युनिकेट करना सीखा। अपने साथ काम करने वालों को जानिए, उनकी कमजोरियों, ताकत और काबिलियत के बारे में जानिए। इससे आपको आइडिया मिलेगा कि कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। छठा, आपने सीखा कि अपने टीम के साथ कनेक्ट करके आप किसी भी तरह के बहस या झगड़े से बच सकते हैं। स्ट्रेस के दौरान एक दूसरे को दोष मत दीजिए, इसके बजाय एक दूसरे की हेल्प कीजिए। इस तरह का कनेक्शन बिना अच्छे कम्युनिकेशन के नहीं हो सकता। सातवां, आपने सीखा कि टीम के लिए कमिटमेंट का मतलब होता है अपनी टीम की देखभाल करना। टीम मेंबर्स को ये बताइए कि आप उनकी हेल्प करने के लिए डेडिकेटेड हैं। इस तरह वे भी एक बेहतर शख्स और एक बेहतर टीम बनेंगे। आठवां, आपने सीखा कि हर बात में केयर होनी चाहिए। हर मेंबर को दूसरे मेंबर के लिए केयर करनी चाहिए। उन्हें अपने आसपास की जगह, लोग और चीज़ों के बारे में भी परवाह करनी चाहिए। किसी भी टीम की पहचान उसकी जीत से नहीं होती है। ज़्यादातर उन्हें इस बात के लिए याद किया जाता है कि उन्होंने आखिर जीतने के लिए क्या किया था। उनकी मंजिल ट्रॉफी या पॉइंट्स नहीं, बल्कि टीम को सबसे बेस्ट बनाने में होना चाहिए। 7 C's को फॉलो करके आप एक अच्छी टीम को एक ज़बरदस्त टीम बना सकते हैं।